शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्लास क्योंकि फिर शाम को सब लोग हो सकता है व्यस्त हो जाएंगे कुछ लोग, तो देखते हैं रिकॉर्डिंग कम से कम क्लास की कर लेते हैं ताकि सब लोग रिकॉर्डिंग देख पाएँ, है ना। रियल टाइम वाला एग्ज़ाम आप लोगों ने किया था। नया जी कितना मार्क्स आए रियल टाइम वाले में? 80? क्या बात है, बधाई हो। 80 यहाँ है तो वहाँ 70 आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। करिए भाई सब लोग। सब लोग करिए उसको। बड़ी मेहनत से बनाया है, 2-3 घंटे लगा रहा तब वो फाइल बनी, लेकिन अच्छी बनी है, मज़ेदार बनी है। उसमें कम से कम पता तो चल रहा है कि आप सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं जवाब, ना। चलिए शुरू किया जाए। आज कौन बनेगा वॉलंटियर? हाँ, रियल टाइम वाला टेस्ट मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार दीजिए। अनम्यूट करिए नेहा जी। और कौन बनेगा? गुड इवनिंग। निवास। गुड इवनिंग। निवास जी अनम्यूट करिए। चलिए रियल टाइम वाला ही फिर से दें, हाँ सर। यस सर। रियल टाइम वाले के, है ना। हाँ सर। और कैसे आया आंसर ये भी पता चल जाए। यही था ना। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट ठीक है, एक ही गलत है सर। क्या चीज़ क्या चीज़? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर, सॉल्व करने वाले हाँ, एक ही गलत है सर, बाकी ठीक है, वो सारे आपके फॉर्मूला से सॉल्व हो गए। होंगे होंगे, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। बस वही है फॉर्मूला। धीरे धीरे क्या होता है, रटेंगे भी नहीं ना तो भी धीरे धीरे क्या होता है, फॉर्मूला याद होने लगता है आपको। याद होने मतलब आपको समझ में आ जाता है कि कैसे करना है इसको। कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है ना। यस सर। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से चलते हैं। पहला सवाल, स्टडी ऑफ इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। तो एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत छोटी चीज़ों का हम लोग करते हैं स्टडी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बड़ी चीज़ों का, वास्ट चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आया स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि वास्ट चीज़ों का हम बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, इन इंडिया एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? अल्कोहलिक पे, प्लास्टिक पे, डिटर्जेंट्स पे? अल्कोहलिक बेवरेज पे सर। बिल्कुल सही जवाब है, अल्कोहलिक बेवरेजेस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है ना। चलिए चैट बॉक्स आप लोग एक्टिव रहिए भाई, जवाब दीजिए। तीसरा, सेक्शन 230 कंपनीज एक्ट, कौन सा टू है? ट्रू है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में। तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कौन करता है? नेशनल कंपनी लॉ। नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, है ना, लॉ ट्रिब्यूनल। तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज अ कोर्ट मॉनिटर्ड सेटलमेंट प्रोसेस बिटवीन कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर। Scheme of arrangement is settlement of legal succession within the promoter family and demise of the promoter. Scheme of arrangement is the process of merging the subsidiaries with the holding company. Scheme of arrangement is basically agreement of cooperation by all companies in an industry. तो बोलिए क्या आंसर सही होगा? सेटलमेंट किसकी प्रोसेस। बात होती है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट? जी हाँ, कंपनी और क्रेडिटर्स के सेटलमेंट प्रोसेस की बात होती है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में। चैट बॉक्स सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है,
चैट बॉक्स से एक भी जवाब नहीं आ रहा है, हाँ ना कुछ भी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? मर्जर बिटवीन टू और मोर कंपनीज, डिविडेंड्स, चेंजेस इन की मैनेजरियल एम्प्लॉयज। बताइए। ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए ना तब सर। जी हाँ, कभी भी मर्जर होने वाला रहेगा तो कंपनी हमेशा छिपा के करेगी। डिविडेंड्स देने वाली रहेगी तो वो भी छिपा के रखेगी, एकदम से अनाउंस करेगी। की मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ बदलने वाले रहेंगे तो भी कंपनी हमेशा छिपा के रखेगी, एकदम से बताएगी आपको, है ना। ऑल ऑफ द एबव। ईवी बटा इबिट्टा ऑफ अ कंपनी इज 4 रुपया। कंपनी हैज़ रिपोर्टेड इबिट्टा ऑफ 180 करोड़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर नेट डेट 310 करोड़ का है तो 4 रुपया है ईवी इबिट्टा रेशियो का, है ना। तो पहले तो हम ईवी निकाल लेते हैं। इबिट्टा है 180 करोड़, तो 4 में 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 720 करोड़। 720 करोड़। और नेट इक्विटी पूछ रहा है तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, है ना। यही है ना। तो यस। 720 करोड़ में से 300 करोड़ घटाइए। 410 करोड़। 410 करोड़, 410 410 करोड़ हो करोड़। गया आपका उत्तर। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया बता दे। किसको नहीं समझ में आया बता दे। चैट बॉक्स क्लियर है? चलिए, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कंपनी शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है। कितना एसेट है? 50 लाख का। अर्निंग पर शेयर कितना है? 2 रुपया। नेट इनकम कितना है? 4 लाख। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 20%। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 5 रुपया। तो हमको क्या निकालना है? मार्केट। मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए जल्दी। सर पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर प्राइस टू बुक वैल्यू से निकल जाएगा, प्राइस अपॉन बुक। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 ऑलरेडी दी हुई है। तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू सर, प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगा। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सर, जो 5 दी हुई है सर। और बुक वैल्यू रिटर्न ऑन इक्विटी से निकाल सकते हैं सर। बुक वैल्यू रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो बुक वैल्यू क्या होगी? ईपीएस अपॉन बुक वैल्यू। ईपीएस अपॉन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? घूम रही हैं आप फॉर्मूला में, देखिए ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है नेट इनकम, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, तो नेट प्रॉफिट, नेट इनकम हुआ 4 लाख, और इक्विटी पर रिटर्न 4 लाख का कितना हुआ? 4 लाख कितना है? 20% है। टोटल एसेट कितने का है? टोटल एसेट 50 लाख का है ना। टोटल एसेट 50 लाख का। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने हुए? 2 लाख हो जाएगा नंबर ऑफ हाँ, शेयर। 2 लाख हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर। 2 लाख कैसे होगा? अर्निंग पर शेयर बटा नेट इनकम, नेट इनकम बटा अगर अर्निंग पर शेयर करेंगे तो वो आ जाएगा। नेट इनकम पर बटा शेयर। अर्निंग पर शेयर। हाँ। नेट इनकम बटा अर्निंग पर शेयर नहीं, नेट इनकम मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर होगा ना। तो नेट 4 लाख से इनकम अगर 4 लाख रुपए की इनकम है, अर्निंग पर शेयर 2 रुपया है। 4 लाख रुपए की इनकम है, अर्निंग पर शेयर 2 रुपया है। सर रिटर्न ऑन इक्विटी से बुक वैल्यू नहीं आ जाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, अर्निंग पर शेयर हमारे पास दिया हुआ है 2 रुपए, तो यहाँ से बुक वैल्यू पर शेयर आ नहीं, जाएगा। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना पड़ेगा तो ही कुछ होगा। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए 4 लाख डिवाइडेड बाई 2, नेट इनकम में 2 का भागा दे दीजिए, ठीक है। तो आपके 2 लाख क्या हो गए? 2 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर हो गए। क्लियर है? अब आपके 2 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर हो गए, तो बुक वैल्यू
EPS इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू, है ना। तो बुक वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई? बुक वैल्यू तो है नहीं सर, कंप्यूट करनी पड़ेगी। बुक वैल्यू ही तो पूछ रहा है सर ना, बुक वैल्यू पर शेयर पूछ रहा है। नहीं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पूछ रहा है ना। अच्छा मार्केट प्राइस निकालना, मार्केट प्राइस रेट दिया हुआ है कंपनी का 50 लाख, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 2 रुपया, नेट इनकम है 4 लाख, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%, प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं अर्निंग पर शेयर, है ना। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो नेट इनकम है 4 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 लाख हो गया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो 2 लाख 20% इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो 4 लाख में 20% का भागा दे देंगे, तो 4 लाख में 20% का भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 लाख। 4 लाख का 20% से 20 लाख हो जाएगा, ये 20 लाख हो 20 गया लाख है 20 लाख हो गया। ना। तो 20 लाख हो गया आपका बुक वैल्यू ऑन इक्विटी, ठीक है। और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 2 लाख। तो मार्केट प्राइस कितना हुआ? 20 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, 10 रुपया। 10 रुपये आ गया। सर आंसर तो 50 है सर। सर हम दो फॉर्मूले यूज करके सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि यहाँ से हमने बुक वैल्यू निकाल ली, बुक वैल्यू 10 रुपए आ गई, तो फिर प्राइस टू बुक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5 दिया ही हुआ है सर, नहीं और नहीं, बुक वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली प्राइस 10 रुपये 10। नहीं है ना। मार्केट प्राइस 10 रुपये नहीं है, 10 रुपये आपका आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। हर शेयर पे बुक वैल्यू हमने निकाला 10 रुपये। और सर प्राइस टू बुक वैल्यू दिया हुआ है ना 5 रुपए, तो हम प्राइस 10 अपॉन रुपये बुक में 5 वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 रुपये में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये multiply होगा, ठीक है। कैसे निकला सब लोग देख लीजिए, कैसे निकला सब लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, सोचेंगे ध्यान से तो आंसर आपके पास आएगा। चलिए मैं लिख के ही बता दे रहा हूँ ना एक बार और। तो सबसे पहले हमने निकाला अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो अर्निंग पर शेयर हमारा कितना दिया हुआ है? 2 रुपया दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 लाख हमारा क्या दिया हुआ है? इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हो गया? 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लगाइए। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, है ना। तो आरओई कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है, इज इक्वल टू नेट इनकम कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो गया? 4 लाख डिवाइडेड बाई 20%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 20% का मतलब और 4 लाख डिवाइडेड बाई 0.2, तो इज इक्वल टू हो गया 20 लाख। 20 लाख क्या हो गया? बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, है ना। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया, ठीक है। अब पर शेयर इसको नहीं कहते हैं, इसको ऑफ इक्विटी कहते हैं। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गया अब हमारे पास। अब उनको पता है कि 20 लाख रुपए की हमारे पास इक्विटी पड़ी हुई है और हमारा इनकम कितना है? हमारा इनकम है 4 लाख, ठीक है।
20 लाख की इक्विटी है और हमारा इनकम है 4 लाख, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकाल दीजिए। कितना? 20 लाख की इक्विटी, 20 लाख की इक्विटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, कितना? 2 लाख, इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख क्या हुआ? बुक वैल्यू पर शेयर, है ना? 10 लाख हमारा क्या हुआ? बुक वैल्यू पर शेयर, 10 ठीक है? आएगा। तो हाँ 10 आएगा सर, आपने 10 लाख। क्या जी, सॉरी 10 है ना, बुक वैल्यू पर शेयर। तो मार्केट प्राइस फाइनली निकाल दीजिए, इज इक्वल टू बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इज इक्वल टू 10 गुणा 5 इज इक्वल टू 50, ठीक है? जिनको भी नहीं समझ में आया वो देख लें, नोट कर लें, याद कर लें, अगली बार इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? यस सर। अगला सवाल पढ़ें। आरओई का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। यहाँ वो हम निकाल रहे हैं पर शेयर के लिए, यहाँ हम निकाल रहे हैं, बात सेम ही है, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम पूरे ओवरऑल इक्विटी के लिए बात कर रहे हैं, है ना? पर शेयर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ओवरऑल इक्विटी के बाद लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? बात वही है, वहाँ भी ऊपर इनकम है, अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू है। यहाँ पूरी पूरी इक्विटी की बात हो रही है और पूरी पूरी नेट इनकम की बात हो रही है। फॉर्मूला एक ही है भावना जी, है ना? समझ गई? जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लगा रहे हैं। भावना जी अनम्यूट करिए। समझ गई ना? यस सर। बात दोनों जगह एक ही है। चलिए अब आगे की करते हैं। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन विच मोस्ट एक्यूरेट, विच इज मोस्ट एक्यूरेट, इसमें से सबसे एक्यूरेट क्या है? इक्विटी एनालिस्ट हैव टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स एज मार्केट मूवमेंट्स आर लार्जली ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स। एक बात हो गई। दूसरी बात, इक्विटी एनालिस्ट शुड नॉट पे अटेंशन ऑन इकोनॉमिक और industry analysis. Equity analysts have to pay attention on industry and company factors, but they need not to consider broader economic condition. Equity analysts have to pay attention on analyzing broader economy, also the industry. They affect the performance of the company analyzed. पहले वाले में क्या बात हो रही है? पहले वाले में बात हो रही है इकोनॉमिक फैक्टर्स, मार्केट मूवमेंट्स आर लार्जली ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स, और दूसरे वाले में बात हो रही है कंपनी की। हमको जहाँ कंपनी की बात हो रही है, दूसरे वाले में इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री एज देयर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एनालाइज्ड। डी वाला सही है। इक्विटी एनालिस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन एनालाइजिंग ब्रॉडर इकोनॉमी एंड ऑल्सो इंडस्ट्री एज दे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एनालाइज्ड, ठीक है? डी वाला सही है। चलिए अगला चलते हैं। आगे की बात है, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज डिफाइंड बाय IRDAI फॉर रेगुलेटिंग इंश्योरेंस सेक्टर। कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज IRDAI करता है, मॉडलिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज IRDAI करता है। ऑल ऑफ अबव सही है इसमें, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीज मेडिकल इंश्योरेंस कवर विल बी कंसिडर्ड एज। मेडिकल इंश्योरेंस कवर का इंक्रीज करना
क्या कंसिडर किया जाएगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए स्वॉट एनालिसिस में? मेडिकल इंश्योरेंस कवर अगर इंक्रीज किया गया तो अपॉर्चुनिटी हो गई इनके लिए। सरकार एक पॉलिसी लेकर के आती है जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस कवर को इंक्रीज कर रही है, और तो हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? सॉरी, कोई कंपनी पॉलिसी लेकर के आती है हेल्थ इंश्योरेंस वाली कि मेडिकल इंश्योरेंस कवर हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स का, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई है ना। चलिए, व्हाट इज़ द मिनिमम गैप बिटवीन रीलिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग? रीलिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग अ कंपनी इन केस ऑफ वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, 5 साल याद रखिएगा, ठीक है। In India, the Department of Revenue exercises control over matters relating all direct and indirect taxes in Indian government utilization, all direct and indirect taxes, ठीक है। रेवेन्यू हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता है। Identify a correct statement with respect to bonus share. Bonus share issue can be made using all types of reserves including revolution reserve. Bonus share results in appreciation of wealth shareholders by proportion of bonus shares issued. Bonus share are also called equity dividend. Bonus shares are also called equity dividend, ठीक है। C, नहीं, इसमें बोथ ऑफ अब नहीं होगा अनीता जी। इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यूटिलाइजेशन प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम नहीं है वो, है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड मैनेजमेंट सक्सीशन प्लान? अच्छे मैनेजमेंट सक्सीशन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू इंश्योर दैट ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द कंपनी of the company keeps improving. It is to ensure that hassle-free transfer of the promoter's estate to his legal heirs. It is to ensure that the annual targets of the company are met. It is to ensure that that there is continuity in the management. ठीक है। हमेशा जब भी कंपनी बन जाती है तो मैनेजमेंट में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। Regulates the money market segment of securities market and is also manager of Indian government's borrowing program. Indian government की borrowing program की मैनेजर कौन है? RBI। चलिए, which factors usually have to the most influence in the movement of commodity prices in near term? इसमें से कौन से फैक्टर पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा commodity prices? Which factor usually have the most influence in the movement of commodity prices in near term? बताइए, बताया हुआ है कौन सा फैक्टर यूज करेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस का नियर टर्म में फैक्टर पता चल जाएगा? इन्वेंट्री साइकिल, बिल्कुल सही जवाब है। एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2015 डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, इसमें से कौन कौन होगा? कनेक्टेड पर्सन इसमें से कौन कौन होगा? all of them, sir. All of them. Which of these factors to be studied by fundamental research analyst? फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट इसमें से क्या पढ़ेगा? फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट क्या पढ़ेगा? इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, मैक्रो इकोनॉमिक, पूरा इकोनॉमी ही पढ़ डालेगा, ठीक है। इन कौन से बायस में इन्वेस्टर लुक फॉर एविडेंस ऑफ सम अदर इन्वेस्टर बाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटीज? ऐसा कौन सा बायस हो जाता है जिसमें इन्वेस्टर दूसरे की बात को सुना करके और डिसीजन लेता है? हर्ड मेंटेलिटी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हर्ड मेंटेलिटी, दूसरे की बात सुनेंगे, उसी पर डिसीजन लेंगे। एडिशनल सर्विलांस मेजर्स बाय स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटीज इन ऑन विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। बताइए सही है कि गलत है? ट्रू है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट जहां अवेलेबल होता है वहां एडिशनल जरूरत नहीं है। what will be likely beta of a stock which is more volatile than the market? इसको भी पढ़ा हुआ है, बताइए। greater than 1, बिल्कुल सही जवाब है। which of these financial instruments do not have default risk? इसमें से default risk किसमें नहीं रहेगा? high earning yield corporate bonds में default risk नहीं रहेगा। इक्विटी शेयर्स, sir, equity shares, ठीक है। in which method is
the national income measured as the aggregate income of individuals in the company. बताइए, बताया हुआ है। इनकम मेथड। इनकम इनकम मेथड सर। मेथड बिल्कुल सही जवाब है। A depository participant is an agent of, depository participant किसका एजेंट है? डिपॉजिटरी का ही। डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी का ही एजेंट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल इन्वेस्ट करता है 75,000 रुपए 6 रुपए पर एनम पे 10 साल बाद। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला 1 प्लस आर। P इज इक्वल टू, अरे सॉरी, एफ बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलिए भाई। 1 प्लस आर इंटू एन। क्या एफ बी इज इक्वल टू? P इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। पी ब्रैकेट में, पीवी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू द पावर एन, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू द पावर 1। तो ऐसा लिखेंगे, आपको वहां गूगल तो मिलेगा नहीं, कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। इज इक्वल टू पीवी कितना है? 75,000। 75,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है? 10 साल, ब्रैकेट क्लोज, टू द पावर सर एन 6% है। 6%, ब्रैकेट में टू द पावर एन 10 साल, 1,34,313 रुपया। ठीक है, 1,34,313 रुपया, ये सही जवाब है। ठीक है ना। आपको कैलकुलेटर लेकर के जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, या तो एक्सेल में ऐसे ही लिख देंगे तो आपको आ जाएगा। एक्सेल में इज इक्वल टू करके ऐसे ही लिख देंगे किसी भी बॉक्स में तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक्सेल के एक बॉक्स में ऐसे ही लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला ही है एक्सेल वाला, बस। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट अ कंपनी विल बी अनेबल टू ऑनर इट्स डेट ऑब्लिगेशन। ये रेफर करता है पॉसिबिलिटी को कि कंपनी इसके डेट ऑब्लिगेशन को ऑनर नहीं कर पाएगी, यानी दे नहीं पाएगी। ऐसा कौन सा रिस्क होता है ये? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट। क्रेडिट रिस्क। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्रेडिट रिस्क। डेट की बात हो रही है तो क्रेडिट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला। इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री 4 कंपनीज रेवेन्यू 2100 करोड़, दे कंट्रोल 70% ऑफ द मार्केट, बैलेंस 30% इन द हैंड ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। विद दिस डेटा आउट ऑफ अप्रोक्सीमेट मार्केट साइज बताइए। अगर 2100 करोड़ 70% है तो 100% कितना होगा? 3000 करोड़। अगर 2100 करोड़ 70% है तो 100% कितना होगा? 3000 करोड़। 3 7 21, तो 3 का पहाड़ 10 बार पढ़ दीजिए, 3000 करोड़ हो गया। नहीं निकालना आता है तो ऐसे निकालिए, उस दिन बताया था ना। सिंस 2100 CR is 70%, नहीं, सिंस 70% is 2100, इसलिए 1% इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 70, इसलिए 100% इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 7 तरीके 21, 3 पर 3 0, 3000 करोड़ हो गया आंसर। क्लियर है? चैट बॉक्स सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में सभी को क्लियर है? भाई 17 लोग हैं चैट बॉक्स में, कोई आंसर नहीं कर रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आया कि अकेले मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। हाँ ना, कुछ तो लिखिए भाई, कुछ तो लिखिए। चलिए, आइडेंटिफाई विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू एड द सेंट्रल बैंक टू फॉलो एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी कब होता है, किस इन्फ्लेशन में? फिस्कल हाई फिस्कल। लॉ इन्फ्लेशन। लॉ इन्फ्लेशन सर। लॉ इन्फ्लेशन। लो में एक्सपेंशनरी, हाई में नहीं, याद रखिएगा। हाँ, सर फिस्कल डेफिसिट नहीं आएगा लो ज्यादा? फिस्कल डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट नहीं। लो फिस्कल डेफिसिट या लो इन्फ्लेशन। लो फिस्कल डेफिसिट का ऑप्शन है क्या? नो सर। नहीं ना,
याद रखिएगा, लो इन्फ्लेशन या लो फिजिकल डेफिसिट, हाई नहीं, ठीक है। चलिए, इज एन यूनिक पैरामीटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स, बैंक्स के इवोल्यूशन के लिए एक यूनिक पैरामीटर है। फुटफॉल्स इन द बैंक ब्रांचेस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इट्स प्रमोटर ग्रुप, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बोलिए जल्दी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बैंक में तो इंटरेस्ट पर ही बात होगी, सीधी सी बात है ना। इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? जितने इंटरेस्ट रेट पर बैंक ने लोन दिया है और जितने इंटरेस्ट रेट पर बैंक ने पैसा उठाया है, इन दोनों के बीच में नेट मार्जिन कितना है, वही बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी है। सही है। हैज टू बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म। बताइए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी फ्री कैश फ्लो निकालते हैं तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, BCG मैट्रिक्स में फास्ट ग्रोइंग मार्केट हैविंग लो मार्केट शेयर। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट शेयर, ठीक है। तो लो मार्केट शेयर की यहाँ बात हो रही है, तो जब भी लो मार्केट शेयर की बात होगी तो क्वेश्चन मार्क सही आंसर होगा। जब हाई मार्केट शेयर की बात होगी तो स्टार सही आंसर होगा, ठीक है। लो मार्केट शेयर की बात होगी तो क्वेश्चन मार्क आंसर है, हाई मार्केट शेयर की बात होगी तो स्टार्स आंसर है, ठीक है। याद रहेगा सबको? यस सर। रहेगा सबको? याद रहेगा ना? चलिए, द इबिट्टा ऑफ अ बिजनेस इज 60%, नेट प्रॉफिट 25%, अर्निंग पर शेयर 4 रुपया, कंपनी हैज 30,000 आउटस्टैंडिंग शेयर, सेल्स कैलकुलेट करना है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अर्निंग पर शेयर 4 रुपया है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 30,000 हैं, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 4 तिया 12, 1,20,000। यस सर। हाँ, 1,20,000 टोटल इनकम हो गई। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000, 25% है नेट प्रॉफिट का। नहीं, 1,20,000 टोटल क्या हो गया कंपनी का? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो गया 1,20,000। नेट प्रॉफिट हो गया, जो कि 25% है। किसका? टोटल का। 4,80,000। किसका 25% हुआ? 4,80,000 का होगा ना सर? 4,80,000 का। 4,80,000 का होगा। 12,48, 4,80,000 हाँ, का। 4,80,000 और 4,80,000 किसका 60% हुआ? 4,80,000, 8 80, लाख। 8 लाख का, 8 लाख, 8 लाख सर। 8,48, 8 लाख का। तो सही आंसर 8 क्या हुआ? 8 लाख सेल्स हो जाएगा, 8 लाख। 8 लाख, सही है ना? जी सर। समझ गए कैसे निकाला मैंने? 4 रुपया, 30,000 आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, तो टोटल कंपनी का हमने पहले वो निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया 1,20,000। अब 1,20,000 किसका 25% है? तो 12 चौक 48, 4,80,000। 4,80,000 किसका 60% है? तो 8 लाख का। सही है। उल्टा चलेंगे इस सवाल में तो सीधा सही आंसर पहुंच जाएंगे, है ना। हमेशा लास्ट से चलेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। किसी शेयर के फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, गलत जवाब है। डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एज पर परसेंटेज ऑफ, गलत जवाब है। अ कंपनी कैन हैव वेरियस फेस वैल्यू, गलत जवाब है। फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर वुड इंक्रीज इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट। अगर शेयर स्प्लिट हो जाता है तो किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू इंक्रीज, गलत जवाब है। चारों कैसे गलत हो सकता है? फेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, नहीं। डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एज परसेंटेज टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। सर 1 वाला होना चाहिए, फेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे ही तो फेस वैल्यू उसका डिपेंड करता है ना। रिस्पेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट वही पूछा ना, रिस्पेक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू कब डिपेंड करता है? मार्केट प्राइस। आंसर कितना? बी आंसर दिया हुआ था इसका इसका। आंसर बी सही है, क्योंकि सेबी का कहना है कि आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो रुपया में करेंगे, ना कि परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे कि हम इतने % डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? हम 5 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ना कि कहेंगे 50%, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। सर इसमें फेस वैल्यू की बात हो रही है, स्टेटमेंट विद फेस वैल्यू की बात हो रही है, बताता हूं मैं। पहला जवाब पढ़िए। फेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, बिल्कुल गलत जवाब है। मार्केट प्राइस पर फेस वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फेस वैल्यू डिफॉल्ट होता है, पहले से ही होता है, शुरू से ही होता है, ठीक है। आगे बात समझ में?
यस सर। तीसरा जवाब, अ कंपनी कैन हैव वेरियस फेस वैल्यू, गलत है। एक कंपनी का एक ही फेस वैल्यू होता है, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर वुड इंक्रीज इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट, शेयर स्प्लिट में फेस वैल्यू डिक्रीज होगा, आधा हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो बचा डी क्या? डी डिविडेंड्स नंबर आर नॉट डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो डिक्लेयर। सेबी का कहना है कि इन्वेस्टर्स में कंफ्यूजन ना होने पाए, इसलिए आप परसेंटेज में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। आप किस में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे? आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे फेस वैल्यू के फॉर्मेट में, मतलब सीधा बोलेंगे इतना रुपया डिविडेंड मिल रहा है। आप ये नहीं कहेंगे कितने परसेंट मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है? रट लीजिए, नहीं क्लियर है तो रट लीजिए। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए अगला सवाल, समझ में आया राजनिवास जी? हाँ, समझ में आया निवास जी? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज अ की पैरामीटर वाइल एनालाइजिंग टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर को एनालाइज करते समय की पैरामीटर क्या होगा? वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, टेलीकॉम सेक्टर में यूजर होता है ना, यस सर। टेलीकॉम एवरेज सेक्टर में यूजर होता है ना, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और रिसर्च एनालिस्ट गिव्स हिज व्यूज एंड रिकमेंडेशन ऑन अ कंपनी बेस्ड ऑन, एक रिसर्च एनालिस्ट किस चीज पे बेस करके अपना रिव्यूज देता है? पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। सब करता है रिसर्च एनालिस्ट को, सब कुछ करना पड़ता है। आर एडिशनल शेयर्स आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, इसमें से कुछ भी बिना इन्वेस्टर से लिए हुए सीधा एडिशनल शेयर्स दे देते हैं हम लोग। कौन से में दे देते हैं? कौन से में दे देते हैं? जब स्टॉक डिविडेंड मिलता है, कैश डिविडेंड नहीं, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है? सीधा शेयर्स चला जाता है लोगों के पास एक्स्ट्रा, ठीक है। द डिस्क्लोजर of actual and potential conflicts of interest should be stated in research report by the analyst। एक्चुअल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट किया जाना चाहिए किसी भी रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, कंप्लीटली, टाइमली, कॉन्शियसली, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। हमेशा करना है, हर तरीके से करना है, ठीक है। विच ऑफ दीज कॉर्पोरेट एक्शन आर ओनली बुक एंट्रीज एंड दे डू नॉट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स। इसमें से क्या ऐसा होगा तो शेयर होल्डर पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं आएगा? तीनों के केस में शेयर होल्डर पर नहीं आएगा कोई इम्पैक्ट, ठीक है। बोनस इश्यू होगा तो शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, स्टॉक कंसल्टेशन होगा तो रुका रहेगा भाव, और स्टॉक स्प्लिट होगा तो शेयर होल्डर का 1 रुपया भी जाएगा नहीं। क्लियर है? यस सर। चलिए, which of the following measures the ability of the company to satisfy the short term obligation। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को क्या, कौन सा रेशियो सेटिस्फाई करता है? करंट रेशियो। करंट रेशियो। द डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1। द टोटल साइज ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल टू 51, 5, 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 51 लाख। डेट ऑफ द कंपनी 51 लाख का बैलेंस शीट है, डेट टू इक्विटी रेशियो यानी ठीक इसका डबल। तो टोटल साइज है तो टोटल डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन 51 लाख है। डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन 51 लाख है, तो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन अगर 51 लाख है और डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है? 2:1 है, ठीक है। तो एक पार्ट हो जाएगा, उसका डबल पार्ट हो जाएगा, यानी कि 51 का पहले तो 3 पार्ट कर दीजिए, 17 लाख और 34 लाख और 17 लाख। 34 लाख हो गया डेट और 17 लाख हो गया इक्विटी। इक्विटी। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया बता दे। 3 हिस्सा हुआ, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा डेट है और 1 हिस्सा इक्विटी है, तो 51 लाख का 3 हिस्सा कितना होगा? 17 लाख होगा। तो 17 लाख के 3 हिस्से होंगे, तो 17 लाख के 2 हिस्से हो गए, मतलब 34 लाख डेट हो गया, 17 लाख इक्विटी हो गई। क्लियर है ना? अब कोई मेरे से पूछना मत कि फॉर्मूला क्या लगा था, ठीक है। इन अ कंपनी द टोटल एसेट आर 53 लाख, टोटल लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी बराबर, अच्छा एसेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तो एसेट टू इक्विटी मतलब एसेट ऊपर कर दीजिए, इक्विटी नीचे कर दीजिए। 53 लाख डिवाइडेड बाई 41 लाख कितना आएगा? सर लाइबिलिटीज है 41 लाख। अच्छा, तो टोटल इक्विटी निकाल लीजिए, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। 53 लाख में से 41 लाख घटाइए, 12 लाख, 12 लाख हो गया इक्विटी, तो 12 लाख
53 लाख एसेट टू इक्विटी 53 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, 12 चौक 48, 4 दशमलव जो भी होगा वही आंसर है 4.41 है ना? कैसे निकाला? टोटल इक्विटी पहले निकाला, ठीक है, टोटल एसेट दिया हुआ है, टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो टोटल इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो 12 लाख की इक्विटी हुई। अब एसेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, एसेट ऊपर रख दीजिए, इक्विटी नीचे रख दीजिए। 53 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, 12 चौक 48, यानी 48 पहला आंसर आएगा 4, 4 के आगे जो भी आंसर है वही आपका आंसर है, भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। कंपनीज कंसीडर कंसोलिडेटिंग देयर शेयर्स इट्स if prices of the shares in secondary market are seen to be, कंपनी कंसीडर करती हैं उनके शेयर्स को कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट करने का मतलब कि होल्ड करना, रोकना। इफ प्राइसेस ऑफ द शेयर इन सेकेंडरी मार्केट आर सीन टू बी, अगर प्राइसेस सेकेंडरी मार्केट में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, लो हो जाएगा, तो कंपनी कंसोलिडेट करना शुरू कर देंगी, ठीक है। बी वेरी लो। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज कैलकुलेटेड एट, वैल्यू ऑफ इक्विटी बताया ना, दोनों तरफ इक्विटी लिखा होना चाहिए, दोनों तरफ इक्विटी लिखा होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा इसका? डी फ्री कैश फ्लो D. फॉर फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, वहां बी में डेट लिखा हुआ है ना। डी सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ जी 41 सवाल नहीं समझ में आया? 41 देखिए सीधी सी बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्यान से ये समझिएगा कि कोई भी शेयर का कंसोलिडेशन किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, ठीक है, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करिए कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत नीचे चला गया, ठीक है, तो ऐसे केस में कंपनीज क्या करती हैं, बहुत नीचे के भाव में अपने शेयर्स को निकालेंगे नहीं, या और शेयर्स एक्यूमुलेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर एक्यूमुलेट भी करना शुरू कर देंगी ना, कंपनी खुद करना शुरू कर देगी ना शेयर्स एक्यूमुलेट, तो फिर शेयर कभी ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके इक्विटी होल्डर्स के पास ही बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। इसीलिए कंपनी नीचे के भाव में खुद कभी एक्यूमुलेट करना नहीं करती है शेयर्स, ठीक है, शुरू। तो ऐसे केस में स्टॉक के शेयर्स क्या हो जाते हैं, कंसोलिडेट जोन में कंपनी रहती है हमेशा उस समय। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है सवाल, कंपनी कंसीडर कंसोलिडेटिंग देयर शेयर्स, कंसोलिडेट करती हैं अपने शेयर्स को कंपनी, जब प्राइसेस बहुत नीचे चले जाए। तो आगे बात समझ में क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बात गौरव जी? चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। 43 नंबर, हैज मैंडेटेड द लिस्टेड कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड्स इन रूपी टर्म्स ऑफ शेयर बेसिस। किसने बोला है ये बात? सेबी। कौन मैंडेट कर सकता है? एक ही संस्था है, सेबी, ठीक है। अ कंपनी हैज नेटवर्थ ऑफ 30 लाख, एक कंपनी के पास 30 लाख का नेटवर्थ है, डेट है 20 लाख का, मार्केट कैपिटलाइजेशन 60 लाख का है, आरओसी ऑफ 35% है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करिए। कौन करेगा कैलकुलेट? कौन करेगा कैलकुलेट? प्राइस टू बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नेटवर्थ इक्विटी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 60 लाख। नेटवर्थ कितना है? 30 लाख। 2 आंसर हो गया, ठीक है, बाकी डेटा की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है? यस। When the intrinsic value of a stock is greater than market price, जब स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू बाजार भाव से ज्यादा हो, it can be reasonably concluded at, ये कैसे कंक्लूड किया जा सकता है? The stock is overpriced, the stock is underpriced, the stock is perfectly priced, the stock is quite volatile. किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू बाजार के भाव से ज्यादा हो, ऐसे केस में ये स्टॉक अंडर वैल्यूड कहलाएगा, ठीक है, अंडर प्राइस्ड कहलाएगा, अंडर वैल्यूड नहीं, अंडर प्राइस्ड, ठीक है। बी, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे, बिहेवियर ऑफ टू इंडिविजुअल इन इकोनॉमी, बिहेवियर ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, स्टडी ऑफ जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। बताइए। बोथ 1 and 2। 1 and 2। जनरल स्टेट तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा
और किसी फर्म की, हाउस होल्ड की और किसी इंडिविजुअल की कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोथ 1 and 2। चलिए, विच मॉडल एक्सप्लेन्स, इसमें से कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करेगा एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के इस सवाल को तो बार बार इसका शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ रहे हैं सवालों में। B says structure conduct performance analysis. एससीपी के बारे में बार बार पढ़ रहे थे ना, कई बार सवाल में आया ना एससीपी। Yes sir. बी, ठीक है। स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस, SCP, सवाल में ही जवाब है ना, सवाल में जवाब है ना। मार्केट प्राइस, किसी शेयर का मार्केट प्राइस 432 रुपया है, ठीक है। पी रेशियो 18 है, डिविडेंड पे आउट 60% है, डिविडेंड पर शेयर कंपनी का कैलकुलेट करना है। तो बताइए, पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशियो 18 इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो 432 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर 24. 18 गुना के 36 और तो 24 क्या हो गया, ईपीएस हो गया। अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 24 रुपया। तो 24 रुपया का 60%, 24 रुपये का 60% 14.40 हो गया आपका आंसर। सबसे पहले ईपीएस निकाला, अर्निंग पर शेयर निकाला, 60% डिविडेंड है तो 14 रुपये, ठीक है। अर्निंग का 60% जितना भी पे आउट रेशियो है ना। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी नोन एज। जनरल इंक्रीज, जनरली प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, Inflation. महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन। Which of the below mentioned action not included in powers of Securities and Exchange Board of India? इसमें से कौन सा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पावर में इंक्लूडेड नहीं है? टू अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ एफआईयू, एफआईयू को डायरेक्टर अपॉइंट करना, ठीक है। चलिए, रीजंस ऑफ मार्केट मिसप्राइसिंग, बाजार के मिसप्राइसिंग का रीजन एंड लाइक्लीहुड ऑफ करेक्शन आर विच टाइप ऑफ पैरामीटर्स ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। मार्केट मिसप्राइसिंग, Valuation parameter sir. मिसप्राइसिंग और कैलकुलेशन, मिसप्राइसिंग एंड लाइक्लीहुड करेक्शन, वैल्यूएशन पैरामीटर, सही है। अगला सवाल, पी रेशियो ऑफ अ बिजनेस इज 8, प्राइस टू बुक रेशियो इज 4, बुक वैल्यू 10, आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000, नेट प्रॉफिट। चलिए, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू रेशियो, 8 चौका 32 रुपया क्या हो गया कंपनी का, Market price. नहीं सॉरी, 10 चौका 40 रुपया क्या हो गया कंपनी का, Market price. मार्केट प्राइस हो गया 40 रुपए, है ना। और पी रेशियो कितना है, 8 रुपए. 8। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, Earning per share. Sorry, market price divided by earning per share. अर्निंग पर शेयर, है ना। तो हमको मार्केट प्राइस मिल गया 32, ठीक है। और पी रेशियो 8 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट 8 बटा 40 था सर. हाँ, मार्केट प्राइस 40 कंप्लीट 40 था। तो 5 और 5 में 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50,000, 50,000. ठीक है। कैसे निकला समझ में आया, कैसे निकला समझ में आया। सबसे पहले हमने मार्केट प्राइस निकला, 10 का 4 में गुणा कर दिया, 40 रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया। अब यहाँ पर 8 रुपया आपका क्या है, 8 रुपया आपका बिजनेस का पी रेशियो है। तो 8 रुपया इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, अर्निंग। तो अर्निंग इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8, तो 5 रुपया हो गया अर्निंग पर शेयर। तो पर शेयर अगर 5 रुपये कमा रहे हैं तो 10,000 शेयर में कितना कमाएंगे,
50,000. 50,000. ठीक है. The term securities has been defined in section 2H of Securities Contract Regulation 1956. इसमें से सिक्योरिटीज क्या क्या कहलाएंगी? ट्रेजरी बिल, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स या ऑल ऑफ अबव? बोलिए इसमें से सिक्योरिटी क्या क्या होती है? सब All कुछ of the- सिक्योरिटी होता है. An agent or a dealer who buys and sells shares in registered stock exchange, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो खरीदता बेचता है शेयर्स को, उसको क्या कहते हैं हम लोग? stock broker. स्टॉक ब्रोकर. EBIT percentage of a company business is 50%. EBIT level is 20 लाख. Net profit margin is 20%. Number of outstanding share 20,000. अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है. अंतिम से शुरू करिए. आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 20,000. ठीक है. नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है. EBIT लेवल ऑफ 20 लाख. 20 लाख अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ऑफ अ बिजनेस 50% विद 20 लाख. सर 20 लाख 50% है तो तो 100% कितना होगा? 40 लाख. 4 लाख है सर. 2 लाख है सर ये. 3, 2, 5. सैकड़ा हजार. चलिए 2 लाख तो 4 लाख हो जाएगा. और 4 लाख अगर हो गया तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 20%. तो 20% कितना हुआ? 80,000. 80,000. और 80,000 अगर हो गया तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 20,000. तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? 4 रुपया. 4 रुपए. ठीक है. विल काउंट द स्ट्रेंथ इन स्वॉट एनालिसिस. इसमें से स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ क्या होगा? Strong financial position of the company. ग्रोइंग कंपनी, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ अबव. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. डी नहीं, गलत जवाब है त्रिपाठी जी. फॉलिंग इंटरेस्ट रेट नहीं स्ट्रेंथ है. एज पर बोस्टन, क्योंकि वो सबके लिए होगा, सारी कंपनीज के लिए होगा, है ना. इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो सारी कंपनी के लिए ग्रो कर रही है. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कंपनी की, ये आपकी स्ट्रेंथ है ना. एज पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस BCG, द बिजनेस सेगमेंट विच फास्ट ग्रोइंग एंड लो मार्केट शेयर, अभी बताया था. अगर Question. फास्ट ग्रोइंग हो और लो मार्केट शेयर हो तो Question mark. क्वेश्चन मार्क, और हाई मार्केट शेयर होता तो Star. स्टार्स होता है. एक जूता बनाने वाली कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 1 लाख है, जिसमें 15,000 का इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब 85,000 बचा. डायरेक्ट टैक्स 10,000 का है, 75,000 बचा. इंक्लूसिंग नेट सेल्स 75,000 रुपया. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए, जो भी बचा. सॉरी यार, सिर्फ एक ही टैक्स घटेगा ना, इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा. डायरेक्ट टैक्स तो उस कंपनी का इनकम है. तो नेट सेल्स हुआ आपका 85,000 रुपये का. ठीक है. सर इनडायरेक्ट टैक्स क्यों माइनस किया? डायरेक्ट टैक्स नहीं माइनस होगा ना, डायरेक्ट टैक्स तो आपकी इनकम हो गई ना, वो तो सेल्स के बाद मिलेगी ना, लगेगी ना. हाँ जी सर. हाँ, डायरेक्ट टैक्स तो आपकी इनकम हुई, वो तो सेल्स के बाद लगेगी ना. सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स ही घटेगा जिसको आपने बेचा है. आपने जब माल बेचा, मान लीजिए 10 रुपये का माल बेचा, तो उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है ना. कोई अपना टैक्स इंक्लूड करके थोड़ी माल बेचता है कि नहीं मेरे को इतना टैक्स भी देना पड़ेगा तो इतना इंक्लूड करके दूंगा. हाँ, क्लियर है. यस सर. चलिए. एज पर सेबी स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट कितने % होने चाहिए? 50%. चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. 33. अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो की बात हो रही है. 33. नहीं होता, 33 हो जाएगा. 33 वो चेयरमैन 50. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता तो 50%, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 33%. ठीक है. फ्रॉम द 4 funds mentioned below, which of these has highest uncertainty in terms of returns? इसमें से सबसे ज्यादा रिटर्न्स के मामले में हाईएस्ट अनसर्टेनिटी किसमें रहेगी? वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल. पता नहीं बंद हो जाएगी कि चालू रहेगी. आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज कंपीटिंग टेक्नोलॉजी. डिजिटल कैमरा से इसमें से कौन कॉम्पीट कर रहा है? स्मार्टफोन. स्मार्टफोन्स.
है ना, नए नए कैमरा लेकर के आ रहे हैं साथ में। इन बायस इन्वेस्टर लुक फॉर एविडेंस ऑफ सम आइदर इन्वेस्टर बाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। कौन से बायस में? दूसरे इन्वेस्टर को लोग देखते हैं कि भाई तुम क्या बाई कर रहे हो, हमको बता दो, हम भी कर लेंगे। हर्ड Herd- मेंटेलिटी। भारत में 99% लोग हर्ड मेंटेलिटी वाले ही होते हैं, दूसरे का देखते हैं कि उसने क्या खरीदा है वही हमको भी खरीदना है। द सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इज लाइकली टू एनालिस्ट ओपिनियन। इसमें से कौन सा सेक्शन एनालिस्ट का ओपिनियन है? कंपनी का ओवरव्यू, फाइनेंशियल फोरकास्ट या शेयर होल्डिंग पैटर्न? इसमें से एनालिस्ट यानी आप क्या एनालाइज करेंगे, मतलब आपका व्यू क्या है? कंपनी ओवरव्यू ऑलरेडी सबके पास सेम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न फिक्स्ड है, सिर्फ फाइनेंशियल फोरकास्ट जो करेंगे वो आपका ओपिनियन होगा, है ना। ये तो फिक्स्ड है ना, कंपनी ओवरव्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न फिक्स्ड है। आप क्या करेंगे? आप फाइनेंशियल फोरकास्ट करेंगे। फेस वैल्यू एक शेयर का 5 रुपया है, लास्ट डिविडेंड 20% था यानी 1 रुपया था। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% था यानी 1 रुपया अगर 60% है तो 100% कितना हुआ? बोलिए भाई, 1 रुपया अगर 60% है तो 100% कितना हुआ? 1.67 सर। 1.67। और करंट प्राइस 90 रुपया है तो अर्निंग यील्ड कितना हुआ? 90 रुपया पर 1 रुपया 67 पैसा कितना परसेंट हुआ? 90 रुपया पर 1 रुपया 67 पैसा कितना परसेंट हुआ? 0.0 अरे 0.0 कैसे आ जाएगा भाई? 1.8% सर। 1 1 रुपया 67 पैसा है 90 रुपया पे, 1.84%। सही है ना। 5 रुपए शेयर प्राइस है, फेस वैल्यू है, 20% डिविडेंड मिला यानी कि 1 रुपया डिविडेंड मिला। और डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है यानी अगर 1 रुपया 60% है तो 100% कितना होगा? 1 रुपया 67 पैसा होगा। अगर 1 रुपया 67 पैसा कंपनी ने डिविडेंड बांटा है और करंट प्राइस 90 रुपया है तो अर्निंग यील्ड क्या हुआ? 90 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 1 रुपया 67 पैसा मिला तो कितने परसेंट मिला है? 1 रुपया 1.84%। ठीक है। पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 5 लाख, फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर 20 रुपया, डिविडेंड पर शेयर 5 रुपया, रिटर्न ROCE निकालना है। चलिए ROCE का फॉर्मूला बताइए, ROCE का फॉर्मूला बताइए। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी सर। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी बचे। ROCE का फॉर्मूला बताइए। कंपनी का पेड अप कैपिटल 5 लाख है, बुक वैल्यू पर शेयर 20 रुपया है एंड द डिविडेंड पर शेयर 5 रुपया है। डिविडेंड पर शेयर कंपनी 5 रुपये दे रही है, ठीक है। ROCE निकालना है। पेड अप कैपिटल 20। सर नंबर ऑफ शेयर 50,000 आ जाएंगे तो नेटवर्थ हम निकाल सकते हैं बुक वैल्यू वाले फॉर्मूले को यूज करके। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 50,000 पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। तो 50,000 हो गए, ठीक है। 50,000 आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स। और डिविडेंड पर शेयर मिला है 5 रुपया, तो टोटल डिविडेंड कितना मिला? तो टोटल डिविडेंड कितना मिला? 2.5 लाख उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो 2.5 लाख हो जाएगा। 50 में 2,50,000। 2,50,000 2.5 लाख हो गए, 2,50,000 और 2,50,000 ये हो जाएगा टोटल डिविडेंड। सर बुक वैल्यू वाले फॉर्मूले को यूज करके नेटवर्थ हम निकाल सकते हैं कि टोटल कितनी एम्प्लॉयड है कंपनी में, कितनी कैपिटल लगी हुई है।
मेरे को तो सीधा सीधा लगता है, इसको ऐसे ही निकल जाता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ऐसे ही निकल जाता है ये, लेकिन ये तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। ROCE भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट दिए ही नहीं हुए तो सर इक्विटी की रिटर्न, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। हाँ, ये यही होता है, इतने पे ही आंसर इसका आ जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो कितना हो गया नंबर ऑफ शेयर? 50,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 50,000 अगर आपके हो गए तो अब नेट इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 50,000 आपके शेयर्स हुए और डिविडेंड मिला 5 रुपया, तो नेट इनकम कितनी हुई? 2.5 लाख। हाँ, सर ये तो 50,000 आपके शेयर्स हैं, 50,000 आपके शेयर्स हैं और 5 रुपया डिविडेंड मिल रहा है, तो 2.5 लाख रुपया हो गया ना नेट इनकम। सर ये तो डिविडेंड पर शेयर दिया है, वो तो अर्निंग पर शेयर से कैलकुलेट करते तब आ जाता नेट अर्निंग। वो डिविडेंड पर शेयर की बात हो गई ना, अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर बात एक ही है ना। हर शेयर पर इनकम कितनी हुई? सर वो टोटल तो डिविडेंड मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ, या टोटल डिविडेंड की बात कर लीजिए। टोटल 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा ना कंपनी ने। हाँ जी सर। अब बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? सर बुक वैल्यू का यूज करके ही हम नेट वर्थ निकाल सकते हैं, फिर वो उससे ईपीएस भी आ जाएगा फिर हमारे पास बाद में। बुक वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। में 20 का गुणा कर दीजिए। 10 लाख रुपए की नेट कैपिटल आ गई सर, ये नेट 10 वर्थ। क्या हो गई? बुक वैल्यू हो गई। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ROCE का फॉर्मूला निकालिए। नेट इनकम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100। नेट इनकम आपकी कितनी थी? वहाँ हमने डिविडेंड से निकाला था 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख डिवाइडेड बाई, यहाँ हमने कैलकुलेट किया 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 25%। 25%। लेकिन सर डिविडेंड दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। सर एक क्वेरी थी इसमें। सर डिविडेंड 5 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो इस हिसाब से डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% हुआ, तो अर्निंग पर शेयर तो 10 रुपए आएगा सर। तो वो नेट। हाँ जी सर। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए कैसे आएगा? सर डिविडेंड पर शेयर 5 रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब तो टोटल डिविडेंड निकाल रहा है, यानी कि टोटल जो डिविडेंड मतलब किसी भी, आप देखिए ना ध्यान से, व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल आपने डाला उस पर रिटर्न कितना निकला? 5 रुपया पर शेयर निकला ना। हम कंपनी के लिहाज से थोड़ी निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल के लिहाज से निकाल रहे हैं ना। हाँ जी सर। तो दोनों तरीके से निकालिए। ऐसे सवाल में सिंपल मतलब मैं को जो आता है वो यही आता है कि 5 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। उतना लंबा घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना डिविडेंड मिल रहा है बुक वैल्यू से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाल दीजिए, वही घुमा के भी आएगा। चाहे आप लंबे आंसर से निकालेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है सर पर आंसर की इसमें शायद 50% दिया हुआ था इसका आंसर। नहीं, देख लेंगे, 25% है, देख लेंगे। ठीक है, ओके सर। सबमिट करेंगे तो देख लेंगे। 25% ही है इसका आंसर। दोनों तरीके से 25% ही तो आ रहा है। चलिए, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर द फॉलोइंग a company sales are 2% to 50% of operating profit. Net profit amounts 1/4 of the operating profit. कंपनी की सेल्स 250 गुना है, 250% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर x है तो कंपनी की सेल्स 250x हुई, नहीं सॉरी 2.5x हुई ना, 2.5x सेल्स। एंड नेट प्रॉफिट अमाउंट्स 1/4, x/4 हो गया नेट प्रॉफिट। तो 2.5x का x/4 कितना हुआ? वही 2.5x का x/4 कितना हुआ? 2.5x का
x बटा 4 10%, 4 ऊपर चला जाएगा। कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ में आया? एक दिन और सिखाया था 1/8 करके एक सवाल सिखाया था, ऐसा याद है? नहीं समझ में आया? देखिए नहीं सर। पीछे से चलते हैं। आपको निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट निकालना है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन अमाउंट्स टू 1/4 ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लीजिए 4x है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? x हुआ। सही बोल रहा हूं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 4x है तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? x हुआ। यस सर। तो माना कुछ बोलिए। यस सर। नेट प्रॉफिट 1/4 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और कंपनी की सेल्स 250x है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अब 4 का 2.5 गुना कितना होता है? 4 का 2.5 गुना 100 कैसे होगा? 4 का 2.5 गुना 10 होता है, 10 हो गया ना सर। 10x, हाँ 10x हो है गया। ना? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपए की सेल्स हो रही है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10% हो जाएगा सर। 10%। 10 समझ में आ गई बात? 10 रुपए की सेल्स हुई, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 10% प्रॉफिट हुआ, है ना? चलिए अगला, रिगार्डिंग द हेल्थ केयर हॉस्पिटल इंडस्ट्री विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले रोल? द रोल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन, both role of medical technology advancement and impact on of an aging population, neither of above। बोलिए कौन सा? हॉस्पिटल्स के लिए क्या बढ़िया है भाई? लोग बूढ़े हो जाएं, हॉस्पिटल चाहता है, बूढ़े लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, और मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाए, हॉस्पिटल ये भी चाहता है। ठीक है, एक कंपनी का मार्केट कैपिटल 50 लाख है, ईपीएस 12 रुपया है, डिविडेंड पर शेयर 4 रुपया है, बुक वैल्यू 30 रुपया है, प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है। मार्केट प्राइस निकालिए। मार्केट प्राइस निकालिए। हाँ बोलिए भाई, कोई तो बोले। निकाल रहा हूँ सर, निकाल रहा हूँ, 1 मिनट लिख रहा हूँ सर। प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस कौन से नहीं, फॉर्मूला सब में? मार्केट प्राइस मार्केट कैप। सर पीवी रेशियो निकालना है ना, प्राइस। हाँ पीबी रेशियो। पीवी रेशियो तो आपने लिखा था मार्केट मार्केट प्राइस कैपिटलाइजेशन बाय नेटवर्थ, वो लिखाया था आपने। मार्केट पीवी रेशियो मार्केट कैपिटलाइजेशन बटा नेटवर्थ डिवाइड बाय नेटवर्थ। तो नेटवर्क निकल पाएगा कंपनी का? नहीं निकल पाएगा, ये डेटा इनसफिशिएंट है। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एज डाटा प्रोवाइडेड। ठीक है। Which of the following elements is most likely to help a company gain pricing edge over competitors? इसमें से क्या competitors के ऊपर edge दिलाएगा आपको? हाई ब्रांड लॉयल्टी, लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन वो सबके लिए होगा, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए होगा। तो आंसर क्या होगा? हाई ब्रांड लॉयल्टी। Which of the following elements is most likely to help company gain a pricing edge over competition? हाई ब्रांड लॉयल्टी सही है, लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस एंड लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइज है, दो इसमें सही दिख रहा है मेरे को। लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस, हाई ब्रांड लॉयल्टी, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों सही दिख रहा है। ऑल ऑफ अबव भी सही आंसर होना चाहिए। Which of the following elements is most likely to help a company gain? एक कंपनी को गेन में, प्राइसिंग में, गेन में एज दिलाएगा। कि कोई भी कंपनी का लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसकी प्राइसिंग में उसको एज मिलता है, और हाई ब्रांड लॉयल्टी में भी एज मिलता है, दोनों में मिलता है। ऑल ऑफ अबव ही सही होगा। नहीं सर, लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस को एक बार, इसका क्या मतलब होता है फिर? लेबर
कोई भी बिजनेस जिसमें सिर्फ लेबर काम करे, है ना। हाँ, जैसे जैसे चाइना है, चाइना क्यों कॉम्पिटिटर्स के ऊपर रहता है? क्योंकि वहाँ लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं। हाई ब्रांड रियलिटी भले ही नहीं होती है यहाँ वहाँ, लेकिन लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी हो, जैसे मान लीजिए आईफोन है, आईफोन की ब्रांड लॉयल्टी हाई हो गई, लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन यहीं पर उसके इंटेंसिव ऑपरेशंस हो रहे हैं इंडिया में, लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तीनों चीज़ हो रही है, तो ये सब चीज़ उसकी प्राइसिंग और उसके कॉम्पिटिटर्स पर बढ़िया करेगी। ऑल ऑफ अबव सही जवाब है, ऑल ऑफ अबव। अगला, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन ऑन अ कंपनी टोटल इक्विटी एंड टोटल एसेट, तो क्या निकाल पाएंगे? टोटल डेट। टोटल डेट निकाल पाएंगे। चलिए, एक कंपनी एसेट टू इक्विटी रेशियो 2.0 है, 2:0 क्या है? 2.0। टोटल एसेट कितना है? 40 लाख। तो टोटल इक्विटी कितनी हुई? निकालिए भाई। एसेट टू इक्विटी, एसेट ऊपर इक्विटी नीचे। एसेट अगर 20 40 लाख का तो इक्विटी 20 लाख हो गई। हो जाएगा। चलिए, नेट इनकम ऑफ द कंपनी 6 लाख। कंपनी की इनकम 6 लाख है, 20 लाख की इक्विटी में 6 लाख का इनकम। अर्निंग पर शेयर 1 रुपया था। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 लाख की इक्विटी में 6 लाख रुपया इनकम है, कितने परसेंट हुआ? बीस लाख की इक्विटी में 6 लाख रुपए इनकम है, कितने परसेंट हुआ? 30% सर। हाँ, 30%। 30% हुआ। तो टिक कर दीजिए उसको, सही है, ठीक है। क्लियर है? बाकी डेटा की जरूरत नहीं है यहाँ, है ना। सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 20 लाख की इक्विटी में 6 लाख की इनकम हो रही है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, यस। चलिए, अगला सवाल। Which of the following factors contribute significantly to a business success? Ensuring the company products match what consumers want. ये इंश्योर करना कि कंपनी का प्रोडक्ट मैच करता है जो कंज्यूमर चाहते हैं। Receiving favorable credit terms from suppliers. Offering buyers a long credit period. बताइए, इसमें से क्या कंपनी के बिजनेस को फेवर करेगा? भाई सब कुछ। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ popularized by Benjamin Graham and Warren Buffett, means purchasing securities when its market price is significantly below intrinsic value, thereby minimizing downside risk. Margin of assurance, margin of positivity, margin of safety, margin of profits. क्या होता है? बेंजामिन ग्राहम किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? डाउनसाइड द रिस्क, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलिए, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी शेयर होल्डर्स एक्सेस वेदर सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर अनफेयरली बेनिफिटिंग सम पार्टीज सच प्रमोटर्स। कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है सब कुछ, रिलेटेड पार्टी का, शेयर होल्डर्स का। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है भाई फरीदा जी। क्यों फॉल्स बोल रही हैं? सब कुछ डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है ना, कितनी भी रिलेटेड पार्टी हो, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच कैन कॉज अ स्टॉक मार्केट प्राइस डाइवर्स फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन, क्या होगा? स्टॉक मार्केट प्राइस डाइवर्स हो जाएगा। कंपनी रिजल्ट आर वीकर देन सिमिलर बिजनेस, कंपनी रिजल्ट्स आर बेटर देन सिमिलर बिजनेस। हैवी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी इन द स्टॉक, जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू से डाइवर्जन आएगा, स्पेकुलेशन होगा कंपनी में, एक्टिविटी होगा तो ही जाके आएगा, ठीक है। देखते हैं फरीदा जी, हो सकता है मेरे से उसमें इवैल्यूएशन में गलत हो गया हो, 74 का बी लिख दिया हो मैंने, है ना, लेकिन वो ट्रू है, ठीक है।
जब मैंने इसको बनाया होगा ना तो हो सकता है 74B लिख दिया हो गलती से, टाइपिंग एरर हो गया हो। Which of these can be termed as capitalization of reserves? Capitalization of reserves इसमें से किस में टर्म होगा बोलिए? बोनस शेयर। बोनस शेयर। इन ऑर्डर बोलिए भाई। The order in which company will pay off its obligation on liquidation, liquidation पर कंपनी इसके obligations को किस ऑर्डर में पे करेगी? सबसे पहले किसको पे करेगी? सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स यानी कि जिन्होंने उधार वाला होल्डिंग ले रखा है। फिर किसको पे करेगी? फिर पे करेगी जो है कि प्रेफरेंस वालों को, फिर करेगी कॉमन को, है ना, याद रखिएगा। कॉमन का नंबर सबसे आखिरी में आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP. ESOP is option given by a company to its employees to buy the shares company immediately as at a discount price. ESOP are shares issued to an employee in exchange for their service. गलत है। ESOP is plan in which company funds are purchased. Company funds the purchase of stocks option by employee from external market. ESOP are instrument given by a company to its employees. It gives them an option to buy the shares of company as at predetermined price of after a period of wasting time. जिसमें wasting time लिखा हुआ है वही सही आंसर है, ठीक है। In which of these circumstances can an asset be considered underpriced? Underpriced कब कहलाएगा? When price of the asset is below its fair value, when EPS is less than price of asset, when price of asset is and its value are at par, when price of the asset is above its fair value. कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड कब कहलाएगा? जब फेयर वैल्यू के नीचे है, ठीक है। अच्छा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म are discounted by appropriate discount rate. We arrive at free cash flows to firm में से डिस्काउंट रेट घटा देंगे तो हम किस वैल्यू पर पहुंचेंगे? ये बताया हुआ है पहले भी, इंटरप्राइज वैल्यू पर पहुंचते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13%, कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%, weight of debt is 60%. Calculate the weight average cost of capital using this data. वेट एवरेज है 60%, 13% है इक्विटी का कॉस्ट। कैलकुलेट द वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग दिस डेटा। वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ 13 गुना के 13 चौक का 52 और 10 छक्का 60, 6 4 10, 13 चौक का 52 और 8, 13 26 13 चौक का 52 और 8, कितना हो गया? इक्विटी का निकालिए ना, 13 गुणा 4 तो 5 हो गया। डेट का निकालिए 60 और 10 तो 6 हो गया, 10%। 11.2 आएगा सर दोनों को जोड़ने पे। थक गए बोलते बोलते। चलिए समझा देता हूं कैसे है। डेट का वेटेज है 60 तो इक्विटी का वेटेज कितना होगा? 40। तो इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% है तो 40 गुणा 13% कितना हो गया? 5.2%। कैसे आया?
40 गुणा 13। वैसे ही डेट का वेटेज है 60, तो इसका कितना आएगा 6%। 5.2 प्लस 6 11.2%। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अगला, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ अ बिजनेस विद द फॉलोइंग डेटा। किसी भी डेटा से, नीचे के डेटा से बिजनेस का सेल्स हमको कैलकुलेट करना है। 50,000 शेयर्स हैं, हर शेयर पर 4 रुपया मिलता है, यानी कि टोटल 2 लाख रुपया मिलता है। ईबिट परसेंटेज ऑफ बिजनेस इज 40% एंड ईबिट इज 2 लाख है 40%, तो 100% कितना हुआ? 2 दुना के 4 5 लाख रुपए हुआ, और 5 लाख का 2 गुना कर दीजिए, 10 लाख रुपए हो गया आपका सेल्स। ठीक है, क्लियर है सबको? कैसे निकाला? निवास जी बताइए कैसे निकाला? सर एक बार मुझे दोबारा ये भी बताइए और एक 81 वाला भी बताइए। मैं 81 का समझ रहा था, सर ने कैसे निकाल दिया। अरे देखिए ना भाई, 81 पे चलिए। क्या पूछ रहा है ध्यान से सुनिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है। डेट का वेट कितना है? 60% है ना। 100% में से डेट कितना है? 60%। तो इक्विटी कितना होगा? 60% का तो अरे भाई 60% डेट का, तो इक्विटी कितनी होगी? 40 हो टोटल जाएगा। 100% है। 40। हाँ तो 40 हो जाएगा, 40%। हाँ, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट 10%। 60 गुणा 10% कितना आया उत्तर? 60 का 10%, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया, 6%। 6% हो गया। और 40 डिवाइडेड बाई 13, 13%। 13% है। परसेंटेज में होगा ना, 13%। मल्टीप्लाइड बाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई करते हैं। 60% मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो वो होता है 5.2। ठीक है, मतलब 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 है ना, तो ये हो जाएगा 6%। और 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 13, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो ये कितना होगा? 5.2%। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 11.2 हो गया, 2% हो गया। ठीक है, 6 गुना से चेक कर दिया आपने, 0.4 गुना 30%। भाई ऐसे ये मैनुअल कैलकुलेशन में, फॉर्मूला में ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल मैनुअल निकाली ना, 60 का 13%, 13, अरे 60 का 10%, 6 हो गया है ना। और 40 इधर आएगा, 40, तो 40 का 13% निकाल लीजिए, 52 हो गया, यानी 55.2 है ना। तो 13 गुणा 4 तो 52 हो गया। तो जो है कि 5.2 और 6 आपस में जोड़ दीजिए, समझ गए? वो मैनुअली कैलकुलेट। 11.20। अब इसको समझिए, इसको समझिए। आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? 50,000। हर 50,000। एक शेयर पर कमाई कितनी है? 4 रुपए। तो टोटल कमाई कितनी हुई? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हो गया। अब ये ठीक है, 2 लाख रुपए है 40%, तो 100% कितना हुआ? 5 लाख रुपए। 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए है जो भी, तो उसका 200% कितना हुआ? 5 लाख का 5 10 लाख रुपए। 10 लाख क्लियर रुपए है? हो गया। हाँ जी सर। अ स्टॉक विच हैज लो, क्या लो होगा?
तो अंडर वैल्यूड या सस्ता स्टॉक कहेंगे। किसी भी स्टॉक का क्या लो होगा तो अंडर वैल्यूड या सस्ता स्टॉक कहेंगे। पी रेशियो। बहुत सही जवाब है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनएवी 16 रुपए से 27 रुपए चला गया 2 साल में। कैलकुलेट द कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा? P इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू है 27 रुपया, प्रेजेंट वैल्यू है 16 रुपया, टाइम है 2 साल, टू द पावर n निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। निकाल के बताइए जल्दी। फ्यूचर वैल्यू में रखेंगे 27, प्रेजेंट वैल्यू में रखेंगे 16। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में रखेंगे 27, प्रेजेंट वैल्यू में रखेंगे 16। तो 29.88%। 29 पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब है। सर इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन से करने की ट्राई करें तो कि 16 में हम सारी परसेंटेज ऐड करके देख ले, 2 बारी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हो जाएगा। सही नहीं है सर ये तरीका? बिल्कुल तरीका सही है। चलिए, गिवन सनरी ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एट द पॉइंट इन टाइम, गिव समरी ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। इसमें से क्या एसेट और लाइबिलिटी का समरी देता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलिए जल्दी। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी लिखी रहती है। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज कैलकुलेटेड एज, अब बता दीजिए, अब मत तड़पाइएगा मुझे। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। बिल्कुल सही है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी का मार्केट प्राइस में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कैलकुलेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द अर्निंग्स यील्ड? अर्निंग यील्ड कितना होगा? 32 रुपये कमाए 540 में, तो 32/540 मल्टीप्लाइड बाई 100, 5.92%। 5.92 ही आएगा ना? श्योर है ना? कैलकुलेट कर लीजिएगा। यस सही है सर, 5.92 ठीक है। है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश? इसमें से नॉन कैश चार्ज कौन सा है? नॉन कैश मतलब कैश नहीं लगता है, बस चार्जेस लगते हैं, कैश नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डी और ए, बी और ए, यानी कि ऑप्शन डी। फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन विच वन इज ट्रू? फेस वैल्यू के मामले में डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड एज पर परसेंटेज, इसका तो बताया था ना अभी। व्हेन द मार्केट प्राइस गोज अप द फेस वैल्यू गो अप प्रोपोर्शनली, नहीं। व्हेन शेयर स्प्लिट फेस वैल्यूज गो अप, द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैन हैव डिफरेंट फेस वैल्यू। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड एज परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, किसमें होता है? रुपए के फॉर्मेट में होता है। डिपॉजिटरी, हाँ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू सेम होती है सर? हाँ सेम। फेस वैल्यू हमेशा किसी भी शेयर की एक ही रहेगी, है ना? ठीक है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सवाल में ही जवाब है, इंडिया में जो इशूड होते हैं, यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड थ्रू विच फॉलोइंग मेथड? बोलिए, नेशनल इनकम कैसे मेजर होगा? इनकम मेथड से। ऑल ऑफ द अबव। नेशनल इनकम की बात हो रही है, प्रोडक्ट, हाँ तो ऑल ऑफ द एबव, एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट सारे होंगे, ऑल ऑफ द एबव। इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है ना। द रिस्क ऑफ अ कंपनी अनेबल टू ऑनर इट्स डेट, डेट ऑब्लिगेशन को ऑनर नहीं कर पाएगी तो कौन सा रिस्क? क्रेडिट रिस्क। करंट रेशियो कंपनी का 2.5 है, क्विक रेशियो 1.5 है, टोटल एसेट 1 लाख है, इन्वेंट्री कैलकुलेट कर दीजिए। करंट रेशियो 2.5 है, क्विक रेशियो 1.5 है, करंट एसेट
करंट रेशियो 2.5 है, तो करंट एसेट अगर 1 लाख है तो 2.5 लाख हो गया आपका वो, और 2.5 लाख में से 1 लाख गया, 1.5 लाख बच गया, 2.5 लाख में से 1 40,000 लाख गया था। लाख। नहीं, 2.5 लाख में से 1 लाख बोल रहे हैं ना सर भाई। सर आप और तो 2.5 लाख से 1 लाख बेचे। करंट रेशियो निकालते हैं, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज, उससे करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा। ये नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 40,000 सर। 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 होगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाई, तो वो तो सीधा ही करंट लायबिलिटीज हो 40,000 जाएगा। हाँ, करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा सीधा। करंट लाइबिलिटीज निकल रहा है ना, तो बस वही आपकी इन्वेंट्री हो, हाँ, वही 1 लाख को उसको डिवाइड करो 40,000। ठीक है। क्विक रेशियो का यूज नहीं होगा सर, वो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी करके करते थे। जरूरत ही नहीं है, करंट रेशियो से सीधा निकल जाता है ना मैडम, इसलिए। ओके। सीधा 1 लाख में 2.5 का भागा दे दीजिए, मैंने गलती से गुणा कर दिया। चलिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट WRT टू फॉरेन इन्वेस्टर मींस, फॉरेन इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट विद मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट विदाउट एनी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, बोलिए, विदाउट एनी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। विदाउट एनी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन आर अनसिस्टमेटिक। इसमें से अनसिस्टमेटिक क्या है? जिसको मैनेज किया जा सकता है, क्रेडिट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, बिजनेस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। सबको मैनेज किया जा सकता है, ऑल ऑफ देम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट welcomed by all developing economies as it brings new products and services, brings new managerial skills, access to traditional technologies। क्या होगा? बोथ 1 and 2। मैनेजरियल स्किल नहीं आती है, क्यों नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है क्या? सर ये नहीं, क्या क्योंकि क्वेश्चन क्या कह बिना रहे थे? FDI के भी आ सकती है, ठीक है। क्या एक बार दोबारा समझाएंगे सर? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बार यानी दोबारा कोई इसको कंपनी जो भारत में पैसा लगाती है, जैसे आईफोन ने भारत में पैसा लगाया तो नया प्रोडक्ट और सर्विस लेकर के आएगी भारत के अंदर, नई मैनेजरियल स्किल भी लेकर के आएगी। लेकिन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एक्सेस कैसे करेगी? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी तो आपके पास ऑलरेडी है ना, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी तो आपके पास ऑलरेडी है ना। हाँ, यस यस सर। चलिए, ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग, PEG रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए, PEG रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए। P रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ रेट। PE रेशियो का फॉर्मूला बताइए। मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। मल्टीप्लाई क्यों कर रही हैं अनीता जी? हाँ, चलिए, इन्वेस्टर प्रीफर बिजनेस विद लो एंट्री बैरियर्स। इन्वेस्टर उन बिजनेस को प्रीफर करते हैं जिसमें एंट्री बैरियर लो हो। सही है कि गलत? ट्रू। हाँ, इन्वेस्टर कभी भी ऐसा बिजनेस प्रेफर नहीं करेगा जिसमें इंटरमीडिएट ले लो। इन्वेस्टर हमेशा, आपको सोचिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, अब कोई बोले कि मेरे को गोलगप्पे की दुकान लगानी है, आप मेरी दुकान में इन्वेस्ट कर दो, शार्क टैंक में चला जाएगा? नो सर। नहीं ना, कौन जाएगा शार्क टैंक में? जो रेयर होगा, नया प्रोडक्ट तो होगा। जिसमें एंट्री बैरियर बहुत होगा, 28 तरह के डॉक्यूमेंटेशन लेने पड़ेंगे, हर कोई नहीं लगा पाएगा ना वो। समझ गई? हाँ जी सर। Securities prices go away from fair value either upside or downside because of fear and greed of the market participants। Market participants के fear और greed के कारण security prices fair value से ऊपर या नीचे जाती है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है सर। When a dividend is declared during financial year, it is called, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जब डिविडेंड आता है तो उसको क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। जी हाँ, अंतरिम डिविडेंड, इंटरिम। अभी आ गया है, बाकी कैलकुलेट बाद में करेंगे, ठीक है? यस यस सर। 3 क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 4, 79 और 88। 79। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following are included unpublished price sensitive information? UPSI, बताइए इसमें से
प्राइस इंफॉर्मेशन अनपब्लिश्ड, ऑल ऑफ अबव। 4 के बाद 79 था ना? यस सर। 34 भी था शायद। 88 और 79 दो थे सर। In which of the circumstances an asset can be considered underpriced when price asset of is below its fair value? और कौन सा था? 88 सर। Which of the following is non-cash charge? Both. अभी भी सर आपने बोथ ही लगाया था, तो अभी भी बहुत ही फिर बोथ लगाया आपने फिर, तो वो फिर गलत हो जाएगा तो। जब मैंने सब सही किया तो 98.975 नंबर क्यों आया? 100 क्यों नहीं आया? गलत कोई सा हुआ है? एक गलत हुआ है, कौन सा? 99 वाला। सिक्योरिटीज प्राइसेस गो अवे फ्रॉम देयर फेयर वैल्यूज। जब सिक्योरिटीज प्राइसेस अपने फेयर वैल्यू से दूर जाती हैं, नहीं, ये ट्रू ही है। मेरे से गलती उसमें लिखने में हुआ होगा, समझ गए? फरीदा जी, आपने जो उसमें उस वाले सवाल का जवाब बोल रही थी, उसमें आपने तब गलत लगाया रहा होगा। ये ट्रू ही है, याद रखिएगा, ये फॉल्स नहीं है। ये मेरे से मार्किंग में वो उसमें गलती हुई होगी, क्या बोलते हैं इसको, आंसर करने में। यहाँ पर आंसर मैंने गलत लिखा होगा, ठीक है? फॉल्स नहीं है ये, ठीक है? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस और बार करिए आप लोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना? ओके सर, थैंक यू। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सर कल जो पेपर भेजा था आपने, फिर वो वाला नहीं देखना है 100 क्वेश्चन का? नहीं, उसको मत देखिए, ये देखिए। ओके ओके सर। क्या किया था मैंने उसको चैट जीपीटी में डाला ना, तो उसने क्या किया, अपने मन से क्वेश्चन उठा के उसमें और डाल दिए और हमारे वाले क्वेश्चंस को हटा दिया। कभी कभी उसको सही इंस्ट्रक्शन मत दीजिए तो गड़बड़ कर देता है वो। चैट जीपीटी, यस सर। और किसी कोई सवाल? ये देखिए, ये अच्छा है, इसको बार बार सॉल्व करिए। इसमें बार बार आप जब तक 100 नंबर तक पहुंच ना जाए। सर ये बताइए, जैसे आपने जो फॉर्मूले बताए वो ठीक है, और जैसे मैं गूगल से करता हूँ कई बार, तो गूगल पे सर वही फॉर्मूला अलग मतलब चेंज हो जाता है, तो सर गूगल मत किया कौन सा करिए, मतलब करें? गूगल मत करिए, ठीक है, ठीक है, है ना? ठीक है सर, ठीक है। गूगल के बस का नहीं है आरे निकालना। ठीक है सर। और किसी कोई सवाल? चलिए एंड करता हूँ ना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू थैंक यू सर। सर।